हेलो, जय श्री कृष्णा खम्बांगणी। कैसे हैं आप सब? आप आई थिंक सो आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, बट गर्मी बहुत पड़ रही है तो उसके साथ पंखे कूलर चला है और लाइफ को एंजॉय करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना लेक्चर। वो है हमारे पास स्थिर वैद्युत ज्ञान है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेक्चर नंबर 26। बट ये टॉपिक सिर्फ और सिर्फ आरबीएससी वालों के है, सीबीएसई वालों के टॉपिक आपको नहीं मिलेगा। इन केस अगर और किसी बोर्ड के तो वो भी आप ज़रूर देख लेना। आज जब अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हम बात करेंगे कि कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, उसको आपने चार्ज कर दिया, आवेशित कर दिया, ठीक है। और आवेशित करने के बाद, चार्ज करने के बाद आप कहते हो कि उसकी जो सरफेस है उसके ऊपर कुछ एक्सेस प्रेशर भी लग रहा है और फोर्स भी लग रहा है, यानी कुछ अतिरिक्त दाब भी लग रहा है और कुछ उसके ऊपर बल भी लग रहा है। वही अपन को निकालना है। जैसे कि आपको एक कंडक्टर दिख रहा होगा, ये ठीक है, ये फर्नर एक, ठीक है, लोहे काटने वाला। तो क्या बोलते हैं, ये जो लोहे की मेटल की जो फर्नर है, इसके अगर मैं चार्ज कर दूं, आवेशित कर दूं, ठीक है, तो आवेशित करने के बाद इसकी जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर जो चार्ज है एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। देखते हैं कैसे। मैं आपको कह रहा हूँ ये कंडक्टिंग सरफेस थी, मैंने इसका छोटा सा पार्ट ए बी ले लिया। अब ये जो ए बी पार्ट है, इस ए बी पार्ट के ऊपर बाकी जितना भी पार्ट है वो सब मिलकर के इसके ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे, एक बल लगाएंगे। उसी बल की अपन को गणना करनी है, यानी उसी की अपन को कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। पर फोर्स निकालने से पहले मुझे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पता पड़ जाए तो मज़ा आ जाए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपन ने फॉर्मूला पढ़ा फॉर ए बी। अगर मैं ए बी के लिए लेता हूँ तो फोर्स अपॉन उसके ऊपर जो चार्ज है, तो इसका जो चार्ज है छोटा सा, मैं कितना ले रहा हूँ, डी क्यू, भाई इतना सा चार्ज है इसके ऊपर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो फोर्स डेवलप होगा वो कितना हो जाएगा, ई ए इंटू डी क्यू, ठीक है। तो ये बेसिकली मेरा मोटिव है, ई ए बी निकालना। यहाँ पे मैं ई ए बी यानी इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको ई टू नाम दे रहा हूँ, और जो बचा हुआ पार्ट है यानी ई ए सी बी, उसको नाम मैं ई वन दे रहा हूँ। ये आरबीएससी की जो बुक है, स्टैंडर्ड बुक, उसी के अकॉर्डिंग मैंने दिया है। आपकी इच्छा करे तो दे दो, आप इसको ई ए और ई सी बी भी लेके चलोगे तो भी कोई इशू नहीं होने वाला, ठीक है। सो हम क्या बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई एक छोटे से पार्ट के ऊपर जो रिमेनिंग सरफेस है, बची हुई जो सरफेस है, सतह है, वो बल लगाएगी, ठीक है। उस बल की गणना अपन को करनी है। तो क्या ये जो फोर्स है वो सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट पे लगने वाला बल है? नहीं, ये छोटा सा पार्ट लिया, फिर छोटा सा पार्ट इसके ऊपर इस सब ने लगाया, फिर छोटा सा पार्ट लिया, बाकी सब लगाएंगे, छोटा सा पार्ट लिया, बाकी सब लगाएंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी कंडक्टर की सरफेस यानी सतह को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहे हैं और देख रहे हैं उस टुकड़े के ऊपर बाकी सारा पार्ट कितना फोर्स लगाता है, कितना बल लगाता है। इन सारे छोटे छोटे टुकड़ों के ऊपर लगने वाला जो बल है, उनका जो सदिश योग होगा वो किसके बराबर होगा, उस सरफेस के ऊपर लगने वाले फोर्स यानी सतह पर लगने वाले बल के। यानी आपने जो छोटे छोटे पार्ट्स लिए हैं इसके, उन पार्ट्स पे लगने वाला जो फोर्स है, उन सबका वेक्टर एडिशन क्या कहलाएगा, इस कंडक्टर पे लगने वाला एक्सेस फोर्स। भाई छोटा सा पार्ट लिया, बाकी सब ने कितना फोर्स लगाया, फिर छोटा सा पार्ट लिया, बाकी सब ने कितना फोर्स लगाया। ऐसे मैंने इसके बहुत सारे टुकड़े करे, पीसेस करे, और उन पे लगने वाला फोर्स यानी बल देखा और उन सबका वेक्टर एडिशन कर दिया। अब इतना बड़ा तो हम करेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, सरफेस यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चार्ज भी है, एक समान भी है, तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से पार्ट का फोर्स निकालेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, यानी उसका समाकलन कर देंगे, तो हमको पूरी सरफेस के लिए जो फोर्स है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपन यहाँ पे दो चीज़ कंसिडर करके चल रहे हैं कि भाई अपन अंदर के किसी पॉइंट और बाहर के किसी पॉइंट, इसको अपन ऐसा करते हैं, नाम दे देते हैं P1 पॉइंट, और यहाँ पे इसको P1 और इसको P2 नाम दे देते हैं। तो इनसाइड दी सरफेस यानी एट पॉइंट P1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो जीरो होगी, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, ये अपन बात कर चुके हैं। यानी सतह के अंदर P1 पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी हो जाएगी, जीरो। ये हमारा समीकरण नंबर 1। ऐसे अगर मैं P2 के बारे में बात करूँ, क्योंकि कंडक्टर है तो कंडक्टर की वजह से, कोई कंडक्टिंग प्लेट है, कोई सतह है, कोई सरफेस है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आप सबको पता, अपन निकाल के आ चुके हैं, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हाँ, इसमें अपन को पता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा। चार्ज वार्ज नहीं पता, बस चार्ज डेंसिटी पता है, सिग्मा। सो आउटसाइड द सरफेस यानी एट पॉइंट
P2, ई P2 की जो वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी सतह के बाहर P2 पर ई P2 के हमारे पास वैल्यू हो जाएगी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हमारी समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब अपन इस डायग्राम के अकॉर्डिंग चलते हैं। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग P1 के ऊपर कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। P1 की वजह से AB इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा क्योंकि पॉजिटिव है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बाहर की तरफ होगी, इसको अपन ने E2 नाम दे रखा है। रिमेनिंग जो पार्ट है ACB, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में होगी, इसको अपन ने E1 नाम दे रखा है। तो P1 के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी इक्वल आ जाएगी, यानी कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 माइनस E2 के बराबर। और P2 के ऊपर बात करते हैं, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, P2 पॉइंट है। तो AB कहाँ की तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रोड्यूस करेगा यहाँ पे, और ACB भी बाहर की तरफ ही करता है, यानी ये भी काम की तरफ करेगा बाहर। पता है ना डायरेक्शन अपन कैसे लेते थे, पॉजिटिव के लिए डायरेक्शन हमेशा बाहर और नेगेटिव के लिए डायरेक्शन हमेशा अंदर। ठीक है, आई थिंक सो याद होगा आप सबको। तो उसी के अकॉर्डिंग अपन ने डायरेक्शन ली। ये भी पॉजिटिव था तो इसकी वजह से बाहर हो गया, ये पूरा पार्ट पॉजिटिव था तो इसकी वजह से भी बाहर हो गया। तो अकॉर्डिंग टू डायग्राम एट पॉइंट P1 यानी बिंदु 1 पर, बिंदु P1 पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी इक्वल आनी चाहिए, E1 माइनस E2। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर 1 किसकी इक्वल है, 0 के, तो इसको किसकी इक्वल रखेंगे, 0 के। अब हम क्यों कर रहे हैं ये सब, हमारा मेन मोटिव है E2 की वैल्यू निकालना, EAB यानी E2 की वैल्यू निकालना। सो हमारे पास E1 और E2 में एक रिलेशन आ गया, P2 से भी E1 और E2 में रिलेशन आएगा, और वहां से अपन किसका मान निकाल लेंगे, E2 का। यही हम चाहते हैं। तो ये कैसे लिखा अपन ने 0 के बराबर, समीकरण 1 से, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, सो E1 इक्वल्स टू हमारे पास आ गया यहाँ पे E2, ये हमारे पास, ये हमारे काम आएगी आगे, तो इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल देते हैं। अब पॉइंट P2 के बारे में बात करते हैं। तो एट पॉइंट P2, बिंदु P2 पर आपको दिख रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी इक्वल आ रही है, E1 प्लस E2, और हमारे अकॉर्डिंग वो किसकी इक्वल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये अपन ने समीकरण नंबर 2 से लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 से। हमको चाहिए E2, तो समीकरण 3 से अपन E2 की जगह क्या रख देते हैं, E1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी समीकरण 3 से ये हो जाएगा हमारे पास E2 प्लस E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हो गया E2 इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से हमारे पास E2 की वैल्यू कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हमें चाहिए था हमें मिल गया। अब अगर मैं इसके ऊपर लगने, अच्छा छोटे से उसके बारे में बात करिए, चार्ज के बारे में, तो छोटा सा फोर्स हो जाएगा ये। तो हमारे पास DF की वैल्यू कितनी आ गई, E2 इंटू DQ, यानी DF इक्वल्स टू हमारे पास हो गया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DQ। लेकिन DQ तो पता ही नहीं है, हमें तो चार्ज डेंसिटी पता है। तो इस छोटे से पार्ट की लेंथ को भी DS ले लेते हैं अभी के लिए, और पूरी सरफेस उसके अकॉर्डिंग इंटीग्रेट हो जाएगी। भाई छोटा सा एलिमेंट अपन ने DS ले लिया, पूरी सरफेस का एरिया निकालना, तो उसको A ले लो या S ले लो। तो यहाँ पे हमारे पास DQ की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी, सिग्मा इंटू DS। ये कैसे लिखा मैंने, याद होगा, सिग्मा इक्वल टू अपन ने पढ़ा DQ अपॉन DS, पर यूनिट एरिया का चार्ज प्रति एकांक क्षेत्रफल का आवेश। तो यहाँ से हमारे पास DQ भी आ गया, DF इक्वल्स टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू DS। ये हो गया हमारे पास क्या बोलते हैं, इस छोटे से एरिया की वजह से, एक छोटे से पार्ट की वजह से लगने वाला फोर्स, छोटे से पार्ट पे लगने वाला फोर्स। अब मैं पूरे अलग अलग सरफेस को इंटीग्रेट कर दूंगा, तो पूरी सतह के लिए यानी फॉर होल सरफेस, यानी संपूर्ण सतह के लिए हमारे पास जो DF है उसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कॉन्स्टेंट अंदर आ जाएगा DS। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये फोर्स, और पूरे एरिया को हम मान लेते हैं कि भाई इस पूरे सरफेस का एरिया कितना है, A। आप चाहे तो ऐसे लो, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, पूरे सरफेस को इंटीग्रेट करने के बाद कितना आया, A। तो फोर्स अपॉन एरिया किसके इक्वल होता है,
प्रेशर के, तो हमारे पास प्रेशर कितना आ गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। क्या हम इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और फॉर्मूले में, देखते हैं। ये इतना ज़्यादा फेमिलियर फॉर्मूला नहीं है, जो ज़्यादा आता है बताता हूँ मैं आपको। आप सबको पता है फॉर अ कंडक्टर, एक चालक के लिए ये जो ई होता है वो किसके इक्वल होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हमारे पास जो फॉर्मूला है प्रेशर का, दैट इज सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, उसमें ऊपर तो सिग्मा स्क्वायर है, नीचे एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर नहीं है, तो हम नीचे और ऊपर एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये करते ही सिग्मा स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ये अलग हो गया और एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2 अलग हो गया। ठीक है, ये सिग्मा स्क्वायर था, इसका एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर करना था, तो ऊपर नीचे एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस क्वांटिटी को अपन क्या लिख सकते हैं, ई का स्क्वायर ना, तो फॉर्मूला हमारे पास प्रेशर का निकल गया एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये काम का फॉर्मूला। इसके दो फॉर्म हो गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमने क्या बोला, हमने बोला कि भाई एक सरफेस है, उसके बाद छोटे छोटे से टुकड़े कर दो, हर टुकड़े के ऊपर बाकी सब मिल करके कुछ ना कुछ फोर्स लगाएंगे, कुछ बल लगाएंगे, उन सारे बलों का आप क्या कर दो, वेक्टर एडिशन कर दो, अलग अलग पार्ट के लिए जितने फोर्सेस आ रहे हैं उन सबका वेक्टर एडिशन कर दो, वही उसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स होगा। और पर यूनिट एरिया के अंदर अगर आपको फोर्स के बारे में बात करनी तो किसके इक्वल होगा, प्रेशर के। ठीक है, आई होप आप सबको ये लेक्चर समझ आया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप पूछ लीजिए। बट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आप दूसरे बच्चों की भी हेल्प कर सकें।